आप सबको मेरी नमस्ते। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं। कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। आज का आर्टिकल हमारे पास आया है जिसको जन्नत आप कहते हो, यानी कि कश्मीर से। कश्मीर खाली जन्नत से ही फेमस नहीं है, कभी कभी उसको लोग जहन्नुम भी कहने सुनने लग जाते हैं जब वहां पर काफी सारे प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलते हैं और काफी घटनाएं वहां पर ऐसी हुई हैं जो आज तक आपसे अछूती हैं, आपको नहीं पता। श्रीनगर से ही थोड़ा सा दूरी पर एक पुल पड़ता है कोकैडल के नाम से, जहां पर 1990 के करीब प्रोटेस्ट लोगों ने वहां पर किया और वहां की लोकल की पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई, जिसकी वजह से 40 से 50 लोग ये दुनिया छोड़कर चले गए। और उसके बाद वहां पर ये सुनने को आता है कि भाई काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सीडेंट होते हुए दिखे हैं और काफी लोग जब लेट नाइट निकले हैं तो किसी का ये कहना है कि पुल के बीचों बीच में हमको एक औरत खड़ी हुई दिखी है और हमने अपनी कार जैसे ही धीरे धीरे आगे को बढ़ाई है और वो औरत हमारी कार के आगे आगे चलते कब अदृश्य रूप में गायब हो गई, हमको भी पता नहीं चला। और काफी लोगों का ये भी कहना है कि भाई उस रात को अगर हम निकलें पुल से भाई तो हमको काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती हैं, जैसे कोई ये कहता है कि भाई हमको बचा लो, हमको बचा लो। इस तरीके का काफी ज्यादा शोर हमको सुनाई देता है। और आज का आर्टिकल मैं लाया हूं श्रीनगर से, लगभग आप ये लगा लो 10 किलोमीटर की दूरी पर गांव था यूसुफ का। इस आर्टिकल में आपको एक नहीं दो दो भूतिया एक्सपीरियंस आपको सुनने को देखने को मिलेंगे। यूसुफ की एज भी आपको बता दूं 7 साल यूसुफ अपने पिताजी के, अपनी मम्मी के साथ में जम्मू में रहता है। उसके पिताजी वहीं पर ही काम करते थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर स्कूल की छुट्टियां होती थी तो यूसुफ यही कहता था कि अम्मी अब्बू मुझे दादा के पास ले चलो, मैं दादा के पास ही सोऊंगा, दादा से कहानियां सुनूंगा। और ये जैसे ही छुट्टियां होती थी अपने दादा के पास गया, लेट नाइट तक कुछ ना कुछ उन्होंने अपने किस्से सुनाए, कहानियां सुनाई और ये सब चीजें यूसुफ को काफी ज्यादा पसंद आती थी। एक समय ऐसा आता है जब इनका परिवार जम्मू में काम कर रहा था और यूसुफ के पिताजी के पास कॉल आती है कि भाई तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, जितना जल्दी से जल्दी हो सके तुम यहाँ पर अपने गांव में आ जाओ। और यहाँ पर यूसुफ की मम्मी, यूसुफ के पापा यूसुफ को लेकर सीधा गांव चले जाते हैं और यूसुफ को यहाँ बताना भी नहीं जरूरी समझते कि तुम्हारे दादा का इंतकाल हो चुका है। और ये जैसे ही अपना छोटे से मकान में पहुंचे हैं, बरामदे में इनके दादा की बॉडी पड़ी हुई थी, तो यूसुफ से ये कहा कि बेटा ये तुम खाना पीना खा लो और तुम ऐसा करो अपने दूसरे वाले कमरे में जाओ और यहाँ पर सो जाओ। एक तरफ इसकी बाहर दादी बैठी है और एक तरफ इनके कुछ एक रिश्तेदार बैठे हैं और यूसुफ अपना लेट नाइट खाना पीना खाकर सो रहा था। और ये बोले कि हाँ भाई दादाजी लगता है आज मुझे कहानी नहीं सुनाएंगे, अगर मुझे कहानी नहीं सुनाई तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। अब इतना ये अपने मन में सोच रहा था, इसको सोचते सोचते कब इसकी आंख लग गई यूसुफ को भी पता नहीं चला। अब जैसे ही लगभग 10 सवा 10 का टाइम आता है तो इसके दादा एकदम से आते हैं और ठीक यूसुफ को उठाते हैं कि यूसुफ आज कहानी नहीं सुनोगे और तुम तो मेरे से यही डिमांड करते हो कि बेटा कि हाँ भाई दादाजी मुझे भूत वाली कहानी सुनाओ, तो बेटा आज मैं तो तेरे को सच में एक अपने ऊपर बीता हुआ किस्सा सुनाऊंगा जब मैंने खुद अपने सामने खड़े हुए भूत देखे थे। अब यहाँ पर यूसुफ भी बहुत ज्यादा खुश हुआ और ये बोला कि दादाजी अभी तो आप बाहर लेटे हुए थे, क्या आपकी तबीयत सही हो गई? तो यहाँ पर उसके दादा बोले हाँ बेटा मेरी तबीयत सही हो गई, मैं सिर्फ तुझे आज एक कहानी सुनाने के लिए आया हूँ। यहाँ पर यूसुफ भी कहता है हाँ हाँ दादाजी सुनाओ। तो यहाँ पर उसके दादा का ये कहना था, बेटे समय था लगभग 1991-92 का, हम गांव में रहते थे तो हमको नहीं इतना शहरदारी का पता होता था क्या कैसे चल रहा है, और मैं यहाँ के एक चौधरी के पास नौकरी किया करता था, उसी से ही भाई
कोई दिनचर्या, 4 पैसे मिल गए तो हमारी चल गई। लेकिन मैं घूमा फिरी का बहुत ज़्यादा शौकीन था। अगर कहीं से शादी पार्टी का न्योता आया तो बेटा मैं उस घर में जाता ज़रूर था, क्योंकि मेरे को घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। और उस समय तेरे पिताजी भी काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। अब यहाँ पर जैसे ही शादी का न्योता आया है तो मैंने चौधरी साहब से ये कहा कि चौधरी साहब बस थोड़ी दूरी पर मुझे शादी पे जाना है, अगर हो सके तो तुम अपनी कार की मुझे चाबी दे दो। यहाँ पर उन्होंने भी मुझे मना नहीं किया कि चल ठीक है, अपना तू जा शादी वगैरह एंजॉय करके आ। लेकिन जो मेरी अम्मी थी उसने ये कहा था कि बेटा लेट नाइट मत जाओ, उस पुल के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना हुआ है, काफ़ी वहाँ पर घटनाएं होती हैं। और मैं अपनी अम्मी से भी लड़ गया और ये बोला कि अम्मी क्या तुम, अभी मैं निकला नहीं हूँ, अशुभ बातें करनी शुरू कर दी, अभी से ही तुम कुछ ना कुछ पंगा लगा कर बैठ रही हो। तो यहाँ पर मैंने फिर अपनी अम्मी से कहा कि ठीक है अम्मी, चिंता मत करो, मैं वहाँ से टाइम से आ जाऊँगा। और मैं अपना तैयार होकर सीधा कार से चला गया और जैसे ही कार से पहुँचा हूँ तो मेरे कुछ एक वहाँ पर यार दोस्त भी मिले और मैंने काफ़ी उनके साथ टाइम वहाँ पर स्पेंड किया। अब यहाँ पर जैसे ही लगभग 10-11 बजे हैं तो मैंने एक बार को ये सोचा कि चलो जी मैं यहाँ से वापस चलता हूँ। लेकिन मैंने क्या देखा, तो अभी तो ढंग से वहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट ही नहीं हुआ। अगर मैं अकेला वापस चला गया तो यार कैसा लगेगा, 4 लोग क्या सोचेंगे कि अगर इतनी जल्दी जाना है तो भाई दावत में करने क्या आए हो। मैं इसी मारे वहां पर रुक गया और एक मेरा काफी करीबी दोस्त था साबिर, उसने मुझसे ये कहा कि भाई तू ऐसा कर, तू टाइम से चला जा, क्योंकि जो तुम्हारे रास्ते में को कैडल पुल पड़ता है वहां पर काफी ज्यादा घटनाएं होती हैं, भूतिया मैंने काफी सुनी हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने अपने दोस्त साबिर से कहा कि भाई ऐसी घटनाएं क्या होती हैं, देख भाई हमें तो पता नहीं कैसा क्या होता है। तो साबिर ने फिर मेरा हाथ पकड़ा, एक टेबल कुर्सी पर हम बैठे हैं, उसने ये कहा कि चल मैं तुझे पूरा वाक्य बताता हूँ। आज से लगभग 1 से 2 साल पहले वहाँ पर जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहाँ की लोकल पुलिस से जब उनकी झड़प हुई तो उसमें लगभग 40 से 45 लोग एकदम से वहां पर मारे गए और उसके बाद काफी घटनाएं लोगों की सामने आई और एक्सीडेंट भी वहां पर काफी ज्यादा दिन दोपहरी में होने लगे। और जो कोई उस पुल से रात को निकला है तो किसी ने ये कहा है कि हमने उस पुल पर किसी औरत को खड़े हुए देखा है और जैसे ही हमारी कार, हमारी बाइक उस औरत के पास गई, वो औरत एकदम से धुएं का रूप लेकर गायब हो जाती है। और मेरे भाई वो पुल बड़ा खतरनाक है, मेरा कहना मान, तू यहाँ से जल्दी चला जा। लेकिन मैंने भी अपने दोस्त साबिर की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया और मैं काफ़ी तेज तेज यहाँ पर हंसा और मैंने कहा कि साबिर चल, हम तो ठहरे अनपढ़ भाई, तू तो पढ़ा लिखा है, तू तो स्कूल का टीचर है, अगर तू ऐसी बातें सीखेगा समझेगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। इतनी हमारी बात हुई है और यहाँ पर फिर साबिर अपना खाना पीना खाकर चला गया। लेकिन मेरी एक आदत गंदी थी कि भाई मैंने तो लेट ही घर जाना है और मुझे वहां से निकलते निकालते लगभग रात के 3 बज गए। अब मैंने ये सोचा कि चलो जी मैं भी अपने घर चलता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं कार पर बैठा हूँ तो मेरे दिमाग में वही बात हिट करी साबिर की, कहीं यार इतनी सी भी सच्चाई साबिर की बात में अगर हुई तो भाई मैं तो फंस जाऊंगा, क्योंकि जितना मैं बहादुर दिखता हूँ कहीं ना कहीं भाई डर तो मुझे भी लगता है। और इसी सोच के साथ मैंने खुदा का नाम लिया, सीधा अपनी कार स्टार्ट करी और मैं लेकर चल दिया। और जैसे ही मैं उस पुल के पास पहुंचा हूं तो पुल के बीचों बीच में मुझे एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई दिखी और मेरे दिमाग में ही नहीं कि ये भी कोई भूत प्रेत आत्मा हो सकती है। पहले तो मैंने सोचा कि कार अपनी साइड से निकाल लूं, लेकिन बेटा मेरा दिल नहीं माना। मैंने सोचा कि क्या पता किसकी छोटी बच्ची है, इस पुल पे कोई फंस ना गई हो। अब मैंने जैसे ही कार रोकी है और एकदम से वो बच्ची घूमती हुई आई मेरे
कार के पीछे वाली खिड़की के पास आकर खड़ी होकर काफ़ी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी और ये बोली कि अंकल मेरे मम्मी पापा को बचा लो, वो इस पानी में गिर गए हैं, अंकल मेरे मम्मी पापा को बचा लो। अब मैं पहले 1-2 मिनट तो उसी कार में ही बैठा रहा, सोचता रहा कि भाई ये सब क्या हो रहा है। और रात का इधर पूरा का पूरा 3 सवा 3 का टाइम, मैं अपनी कार से उतरा और उस बच्ची के पास गया और मैंने ये कहा कि बेटा कहाँ हैं तुम्हारे अम्मी अब्बू। तो उसने ये इस तरीके से इशारा किया। अब जैसे ही उसका इशारा मैंने फॉलो किया है तो वो एक नदी का किनारा समझ लो, बहता पानी समझ लो। जब उस बच्ची ने फिर मेरा हाथ पकड़ा है और ये कहा है कि अंकल इधर मेरे अम्मी अब्बू हैं। अब जब मैंने देखा है तो हाँ, सच में 2 लोगों के शरीर उस पानी में तैर रहे हैं और मैंने ये सोचा कि लगता है ये पानी में अभी गिरे हैं और यार मैं इनको बचाने की कोशिश करता हूँ। और जैसे ही मैंने भाई अपने कपड़े उतारे हैं और मैंने ये सोचा कि इस पानी में कूदूं और उनको बाहर निकाल कर लाऊं, लेकिन फिर से उस बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और ये कहा कि अंकल आप इनको तो बचा लोगे और जो बाकी के लोग और भी हैं आप उनको कैसे बचाओगे। अब मैंने उस बच्ची से ये कहा कि बेटा मैं तुम्हारी कोई बात समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो। तो वो बच्ची आगे से कुछ नहीं बोली, उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ा है और पुल की दूसरी वाली साइड पर ले गई और उसने जैसे ही फिर से इशारा किया कि अंकल इनको। अब जैसे ही मैंने इनको देखा है तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे दिमाग में वही साबिर की बात गूंजने लगी कि साबिर ने कहा था कि 40 से 45 लोगों की वहां पर प्रोटेस्ट के दौरान मौत हुई थी और उनकी आत्मा अभी भी वहां भटक रही है। अब इतना मैं सोच रहा हूं पुल पर ऐसे हाथ रखकर और बच्ची मेरे से 2 कदम 5 कदम जैसे ही पीछे हुई है, एक उसने बड़ी भयानक वाली हंसी हंसी है और वहां से वो बच्ची गायब हो गई और मैंने मुड़कर देखा तो मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। अब जैसे ही मैं अपनी कार में बैठा हूँ और जैसे ही चलने को हुआ तो मुझे क्या दिख रहा है कि पूरी सड़क पर खून ही खून फैला हुआ है और मेरे यहाँ पर रोंगटे खड़े हो गए और मेरे पर डर इतना हावी हो गया था, मुझे समझ ना आए मैं यहाँ पर क्या करूँ। लेकिन मैंने हिम्मत रखकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, तुरंत वहां से मैं निकला और जैसे ही मैं घर पहुंचा हूं मैंने अपना दरवाजा खटखटाया। अब मेरे अम्मी अब्बू ने जैसे ही दरवाजा खोला है कि बेटा क्या हो गया, बड़ा परेशान दिख रहा है। और मैंने यहाँ पर उनको भी कोई बात बताना जरूरी नहीं समझा, मुझे पता था कि अगर मैं इनको बताऊंगा तो ये लाजमी सी बात है मेरे से ही लड़ेंगे कि तेरे को हमने समझाया था, तू हमारा कहना नहीं मानता। लेकिन बेटा जैसे ही तेरी दादी मेरे पास सो रही थी तो मैंने तेरी दादी को एक एक बात बताई, सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे कोकैडल पुल पर मुझे ये सब चीज़ों का अनुभव हुआ। और उसके बाद तेरी दादी ने भी मुझे डांटा कि जब तुमको अम्मी मना कर रही थी तुमने अम्मी का कहना क्यों नहीं माना। तो बेटा ये घटना मेरे साथ घटी थी उस समय लगभग 1992 के समय। और उसके बाद बेटा आज तक मैं कभी भी उस पुल से रात को तो मैं निकला ही नहीं, चाहे मेरे को जितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। और ये उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को और भी वहाँ पर हॉरर एक्सपीरियंस हुए हैं बेटा। अब यहाँ पर यूसुफ ने पूरी कहानी सुनी और उसके दादा ये बोले ठीक है बेटा अब तू सो जा, मैं यहाँ से अब चलता हूँ क्योंकि मेरा समय हो गया है। और इतना कहा है और अपना यूसुफ भी सो गया। और जैसे ही सुबह उठा है तो इनके घर काफ़ी ज़्यादा रोना रुलाना शुरू हो गया। और यहाँ पर यूसुफ को समझ ना आए कि रात को अच्छे खासे मेरे दादा मुझे कहानी सुना कर गए हैं और इस समय हमारे दादा ख़त्म कैसे हो गए। और यूसुफ का कहना है कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान, मेरे दादा से काफ़ी ज़्यादा लगाव थे, उनसे मेरा प्रेम था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर उनका कफन दफन हुआ है, कुछ दिन बीते हैं, मेरी दादी मेरी अम्मी मेरे अब्बू मेरे पास बैठे थे और मैंने इसी कहानी का जिक्र अपनी
अपनी दादी के सामने किया है, तो दादी भी हैरान हो गई कि इस किस्से के बारे में तो बेटा खाली हमको पता है, यानी कि तेरे दादा की आत्मा तेरे पास आई है, उसने दादा ने भी तुझे पूरा किस्सा सुनाया है। अब जब इतना कहा है तो यूसुफ तो छोटा ही था, यूसुफ ने क्या बात समझनी थी, क्या बात करनी थी। लेकिन जो यूसुफ के माता थी, यूसुफ के पिता थे, वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गए कि यानी कि यूसुफ के पास हमारे अब्बू आए थे और अपना वाक्य सुना कर गए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो यूसुफ उस समय लगभग 7 से 8 साल का था, सन 2005-6 की कहानी है, और आज की तारीख में यूसुफ लगभग 21 साल का हो चुका है। और ये पूरी स्टोरी उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करी कि ये कहा, अजय भैया ये कोकैडल पुल आज भी बड़ा खतरनाक है, अगर किसी को वहम है तो लेट नाइट 2-3 बजे आकर अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अगर किसी को ये अफवाह लगती है। बाकी फ्रेंड्स, ये छोटा सा आर्टिकल जैसा उन्होंने भेजा वैसा मैंने आपको सुनाया। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें भाई। अगर कोई भी दिल की बात करनी है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर आप भी कभी उस पुल से गुजरे हैं। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।